अमीर दादी वर्सेस गरीब नानी का दुलार। बड़े से घर की मालकिन ममता अकेली ही बैठकर अपने बेटे अभि के रिश्ता देख रही होती है। तभी वहाँ अभि आता है और प्यार से अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है, माँ, आप फिर से लड़की की तस्वीर देखने बैठ गई। माँ, आपको पता तो है ना कि मैं कल्पना से प्यार करता हूँ और मैं कल्पना से ही शादी करना चाहता हूँ। वो छोटे घर की है तो क्या हुआ माँ, वो बहुत समझदार है और गुणी लड़की है। तुम एक बार उसे बात तो करके देखो। देख बेटा, मैं गरीब घर की लड़की को कभी इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। मेरे जीते जी तो कभी नहीं, क्योंकि समाज में हमारी कुछ इज्जत है, समाज में हमारी काफी बदनामी होगी इससे। अभय की माँ इस शादी के लिए नहीं मानती, इसलिए अभी मंदिर में जाकर कल्पना से शादी कर लेता है और शादी कर दोनों घर लौटते हैं तो अभय की माँ ममता के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया अभय, तुम अपनी माँ के खिलाफ चले गए इस बेकार सी गरीब लड़की के लिए। मैं इस लड़की को कभी इस घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी। तुम दोनों को मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी इस घर से। तुम दोनों दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अभय इस वक्त कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप कल्पना को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। अभय की बहन नेहा का ससुराल भी इसी शहर में होता है। वो अपने भाई की शादी की खबर सुनकर अपनी माँ के पास आकर बोलती है, देख लिया ना माँ, इस गरीब घर की लड़की ने एक माँ को बेटे से अलग कर दिया। ये गरीब घर की लड़कियाँ होती ही ऐसी हैं, इन्हें तो बस घर तोड़ना ही आता है। नेहा जायदाद की लालच में अपनी माँ को अपने भाई और भाभी के खिलाफ बहुत भड़काती है। कुछ समय बाद उसके पिता की बरसी होती है, जिस वजह से ममता अपने बेटे अभय को फोन लगाती है। प्रणाम माँ। माँ, इतने समय बाद आपने मुझे फोन किया है, आप कैसी हैं माँ? सब ठीक तो है ना माँ? ज्यादा अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे यहाँ अपनापन दिखाने के लिए फोन नहीं किया है, तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारे पिता की बरसी है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा, मैंने घर में पूजा रखवाई है जिसमें बेटे का रहना जरूरी है। बस यही बोलने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा पापा की बरसी पर, आप चिंता ना करें। नेहा वहीं पास में ही अपनी माँ के पास बैठी होती है और फिर से अपनी माँ के कान भरने शुरू कर देती है और बोलती है, माँ, तुमने इन्हें बुला तो लिया है, पर इन्हें ज्यादा दिन तक यहाँ रोकने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ आएंगे और कहीं यहाँ की शान और शौकत देखकर क्या पता उनका मन डोल जाए और यही रुकने का सोच ले। इन गरीब घर की लड़कियों का आजकल कोई भरोसा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से रवाना कर देना। तभी नेहा का पति नरेश बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे पड़ोस में भी एक ऐसा ही केस हुआ था, जहाँ एक गरीब बहू शादी करके घर आई और अपने नाम पर सारी जायदाद करवा ली और फिर घर से माँ बाप को ही निकलवा दिया। बेचारे सड़क पर आ गए, उन बेचारों को पूछने वाला भी कोई नहीं है। पर हम तो हैं ही ना आपके साथ, फिर भी आप सावधान रहिएगा माँ। मैंने तो अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए दामाद जी। मैं कभी अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं करने वाली, चाहे ये लोग कुछ भी कर लें। बस पूजा खत्म और फिर इनसे मेरा वास्ता भी खत्म। ये बात सुनकर नेहा और नरेश बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करते हैं। अभी को तो प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, मतलब अभी सारी जायदाद तो तुम्हारे नाम ही होगी ना नेहा? हाँ, बस कुछ समय और फिर यहाँ हमारा राज होगा, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। कुछ दिनों बाद कल्पना और अभय पूजा के लिए घर आते हैं। पूजा खत्म होती है तभी अभय को उसके ऑफिस से फोन आता है। क्या इतनी जल्दी? पर इतनी जल्दी मैं कैसे आ सकता हूँ? अगर जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता, कुछ जरूरी काम है इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कल्पना अभय से पूछती है, क्या हुआ? आप इतने परेशान? भरोसा नहीं, इनकी सोच हमेशा छोटी ही रहेगी। तुम चिंता मत करो बेटी, इन्हें तो मैं अकेले ही देख लूंगी। जाने से पहले नरेश अपने दोनों बच्चों के कान भरता है और उन्हें समझाता है, देखो बच्चों, तुम दोनों को नानी के साथ अच्छे से रहना है और इन बच्चों को नानी के साथ मत रहने देना, और तुम दोनों भी इनसे ज्यादा दोस्ती मत रखना। तुम दोनों हमेशा नानी के साथ रहना ताकि नानी बस तुम्हें ही प्यार कर सके। नानी अगर उनसे प्यार करने लगी तो वो तुम्हें कुछ नहीं देगी, सभी चीजें उन दोनों को ही दे देगी वो। ठीक है ना? तुम दोनों ध्यान रखना इस चीज का बेटा। इतना सब बोलकर नरेश और नेहा भी वहां से चले जाते हैं और अब निखिल और अनु हर समय अपनी नानी के साथ ही रहते हैं। ममता उन्हें बहुत प्यार से रखती है। ममता उन्हें जू भी लेकर जाती है, उन्हें आइसक्रीम दिलाती है। दोनों बच्चे घर आते हैं और पिंटू और पिंकी से बात करते हैं। तुम्हें पता है, आज नानी हमें जू दिखाने ले गई थी और उन्होंने हमें आइसक्रीम भी दिलाई। मेरी नानी बहुत अच्छी है। पिंकी और पिंटू बहुत उदास हो जाते हैं। एक दिन निखिल और अनु खेल रहे होते हैं, तभी पिंकी और पिंटू वहां खेलने आ जाते हैं। खेलते खेलते निखिल गिर जाता है और रोने लगता है। तभी वहां ममता आती है। अरे अरे मेरे बच्चे, क्या हो गया? कैसे गिर गए? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? जरूर पिंकी और पिंटू ने ही कुछ किया होगा। क्यों बताओ तुम दोनों?
तुमने ही निखिल को धक्का दिया है ना? नहीं दादी, हमने कुछ नहीं किया। अब तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे क्या? चलो अनु, तुम दोनों को इनके साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। मैं तुम दोनों को चॉकलेट दिलाऊंगी। ममता अनु और निखिल को लेकर बाहर चली जाती है और उन्हें बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट दिलाती है। निखिल और अनु चॉकलेट देखकर पिंकी और पिंटू को बहुत ललचाते हैं। रात के समय सभी सो रहे थे। पिंटू को गर्मी लग रही होती है तो वो एसी चलाकर बैठे होते हैं। तभी ममता आती है। तुम दोनों ने एसी क्यों चालू किया है? तुम्हें पता भी है एसी का बिल कितना आता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? सॉरी दादी, पिंटू को पता नहीं था। आगे से हम ध्यान रखेंगे। अब तुम गर्मी में ही रहो। तुम्हें पंखा भी चालू नहीं करना है, समझे तुम? ठीक है दादी। रात होते ही सभी एसी में सोने चले जाते हैं, जबकि पिंकी और पिंटू बिना पंखे और एसी के सोते हैं। एक दिन पिंटू से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। पिंटू पिंकी से बोलता है, दीदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे गर्मी से नींद नहीं आ रही है और ये गद्दे भी मुझे चुभ रहे हैं। गर्मी तो मुझे भी लग रही है पिंटू, पर हम कर भी क्या सकते हैं? दादी ने पंखा चालू करने से भी मना किया है। अगर उन्होंने देख लिया कि पंखा चालू किया है तो वो हमें फिर से डांटेंगी। दीदी, हम थोड़ी देर एसी चालू करके सो जाते हैं। दादी के उठने से पहले हम एसी बंद कर देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और हमें डांट भी नहीं पड़ेगी। ठीक है पिंटू, ये सही रहेगा। दोनों एसी चलाकर गहरी नींद में सो जाते हैं और एसी बंद करना भूल जाते हैं। सुबह ममता उठती है और एसी चालू देख भड़क जाती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुमने फिर से एसी चालू कर दिया। मैंने तुम दोनों को मना किया था ना एसी चालू करने से। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? दादी, पर मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैंने एसी चालू किया था। मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है और ये गद्दा भी मुझे बहुत ज्यादा चुभता है। इस पर गर्मी लगती है। अच्छा, तुम्हें यहाँ ऐशो आराम चाहिए? इतने से होके मुझे उल्टा जवाब देता है। इतना बोलकर ममता पिंटू को थप्पड़ मार देती है। तभी पिंकी बोलती है, पर दादी, आप इसे मार क्यों रही हैं? आप सब भी तो एसी में सोते हैं, फिर हम एसी में क्यों नहीं सो सकते हैं? और आपने हमें पंखा चलाने से भी मना किया है। हमें भी तो गर्मी लगती है ना? तो अब तुम मुझसे सवाल करेगी? तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही गर्मी लगने लगी है ना? तुम दोनों की जुबान भी पंखे की तरह कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अभी बताती हूँ तुम्हें लड़की। ममता पिंकी को भी जोर से थप्पड़ मार देती है और पिंटू और पिंकी दोनों रोने लगते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बोलती। उस दिन शाम को अभय और कल्पना आते हैं। पिंकी और पिंटू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। रास्ते में कल्पना की माँ का फोन आता है। कैसी हो बेटी? दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे हैं माँ, आप कैसी हैं? सब घर में कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। कैसी खुशखबरी है माँ? तुम्हारी बहन की सगाई तय हो चुकी है। कल ही तुम्हारी बहन की सगाई है। तुम दामाद जी और बच्चों को लेकर जल्दी आ जाओ। अरे वाह माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं और अभय बच्चों के साथ आज ही वहाँ आ रहे हैं। अभय कल्पना से पूछता है, अरे क्या बात होगी कल्पना, इतनी खुश क्यों हो तुम? किसका फोन था? माँ का फोन आया था। माँ बता रही थी कि राखी की सगाई तय हो चुकी है। कल ही राखी की सगाई है और हमें वहाँ पर बुलाया है। एक हफ्ते से हम बाहर ही हैं, काफी काम कर चुके हैं। हमें चलना चाहिए सगाई में, हमारा भी मन लग जाएगा और थोड़ा आराम भी कर लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम यहीं से उस तरफ मुड़ जाते हैं, सीधे वहीं चलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। अबे रास्ते से ही गाड़ी कल्पना के इतने समय के बाद गांव आई हो और आज ही चले जाओगे? कुछ दिन हमारे साथ भी रुक जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। पिताजी, वो इनका काम। अभय कल्पना की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं, इसी बहाने मैं गांव भी देख लूंगा। क्यों, है ना कल्पना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगी अपना। कल्पना की माँ उनके बच्चों से भी बहुत प्यार करती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें इतनी गर्मी में रहने की आदत नहीं है, जो उसे पूछती है बच्चों, और नानी उन्हें बहुत सारी चॉकलेट देती है। दोनों बच्चे नानी को गले लगाते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में सभी आपस में बात करते हैं। मम्मी, नानी माँ तो हमें कितना प्यार करती है। दादी ने तो कभी हमें इतना प्यार नहीं किया। अभय और कल्पना को ये बात थोड़ी खराब लगती है, पर कल्पना उन्हें समझाती है, ऐसी बात नहीं है बेटा, दादी भी आपसे प्यार करती है, बस उनका तरीका थोड़ा अलग है। कुछ समय बाद ममता सीढ़ियों की ओर मन में कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी सीढ़ियों पर उसका पैर फिसलता है और वो धड़ाम की आवाज के साथ ही नीचे गिर जाती है और दर्द में जोर से चीखती है। अरे कोई है? नेहा, नरेश, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई है इस घर में? उसकी चीख की आवाज से घर के सभी लोग दौड़कर चले आते हैं और आते ही उनकी नजर ममता के ऊपर पड़ती है।
जो सीढ़ियों से गिरने के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई रहती है। उसके हाथ और पांव से खून निकल रहा होता है। ममता की यह हालत देखकर नेहा और नरेश घर के नौकरों की सहायता से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ अचानक सीढ़ियों से गिर गई है। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी घर का नौकर शंभू ममता के बेटे अभय को फोन करता है। घंटी की आवाज सुनकर वो अपने फोन को टेबल से उठाता है। तभी फोन की स्क्रीन पर अपने घर के नौकर शंभू का नाम देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फोन को उठाता है। काका, आज आपने फोन? सब कुशल तो है ना? अबे बाबू, जल्दी आइए, मालकिन आज सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें काफी चोट आई है। हम उन्हें पास के अस्पताल लेकर आए हैं और वो अभी आईसीयू में है। क्या? कब हुआ ये सब काका? आज सुबह ही नेहा और नरेश बाबू उन्हें अस्पताल पहुंचा कर आए हैं। आप चिंता ना करें काका, हम अभी वहां पर पहुंचते हैं। अभय शंभू से अपनी माँ की हालत सुनते ही अपना सारा कामकाज छोड़कर अपने परिवार के साथ अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी ओर नरेश नेहा को अस्पताल में छोड़कर जाने लगता है। ओफो, अस्पताल में कितनी बदबू आ रही है। मैंने तुम्हारी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ, मुझे और भी काम है। तुमने रुकना है तो रुको। अच्छा, मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी? माँ तो वैसे भी बेहोश है, डॉक्टर भी हमारे पहचान के हैं। शाम तक वापस आएंगे तो उनका हाल चाल ले लेंगे। यहाँ तुमने ठीक कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। नेहा और नरेश वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखता। शाम को नेहा और नरेश वापस आते हैं। तब तक ममता को होश आ जाता है। तब ममता पूछती है, कहाँ थे तुम दोनों तब से? मैं यहाँ अकेले ही पड़ी हूँ। माँ, हमें अपने भी तो काम होते हैं। हम दिन भर अस्पताल में ही तो नहीं बैठ सकते ना। तुम कैसी हो? अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं अभी ठीक हूँ। तुम आराम करो माँ, हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं। नेहा और नरेश डॉक्टर के कमरे में जाते हैं। आओ नेहा, बैठो। डॉक्टर साहब, अब माँ की हालत कैसी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ डॉक्टर साहब, क्या सासू माँ ठीक हो जाएंगी? दवाइयों की मदद से वो भी खतरे से बाहर है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। तुम्हें पता ही होगा ममता जी की एक किडनी पहले से ही खराब थी। जी डॉक्टर साहब। आज की दुर्घटना के बाद उनकी दूसरी किडनी को भी काफी चोट पहुंची है, जिस वजह से उनकी दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। अगर जल्दी उन्हें किडनी नहीं मिली तो बहुत डर है वो नहीं बच पाएंगे। तुम उनकी सगी औलाद हो, अपने खून से मैच करने की संभावना काफी ज्यादा होती है। जल्दी से जाकर टेस्ट करवा लो। तुम जितनी जल्दी उन्हें किडनी दे दोगी उतनी ज्यादा संभावना है कि हम उन्हें बचा लेंगे। ये सुनकर नेहा के मन में सवालों की लड़ी दौड़ पड़ गई और अपने पति की तरफ मुड़कर देखने लगी। नहीं डॉक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी किडनी नहीं दे सकती। क्यों? माँ के हिस्से में अब जिंदगी बची ही कितनी है। अब वो कुछ साल और जिएंगी फिर मर जाएंगी। मेरी अभी उम्र ही क्या है? मुझे तो बहुत जीना है। मैं अगर अभी अपनी किडनी दे देती हूँ तो फिर मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चे का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? इंसान एक किडनी देकर भी जीवित रहता है, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें सही नहीं लगता तो अपने पति से कह दो, वो अपना टेस्ट करवा ले। अगर मैच हो गया तो उनसे ले लेंगे। नरेश डॉक्टर के मुंह से ये सब सुनते ही तिलमिला जाता है। मैं क्यों दूं अपनी किडनी? मैं नहीं देने वाला अपनी किडनी किसी को। जिसे देना है शौक से दे, मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद ना रखना। वैसे भी मेरी सास है, माँ नहीं। नेहा नरेश को शांत करते हुए डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गई। उधर डॉक्टर ममता जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। अभी आप कैसा महसूस कर रही ममता जी? मुझे अभी अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब। मैं घर कब तक जा सकती हूँ? देखिए ममता जी, गिरने की वजह से आपकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, इसे बदलना बहुत जरूरी है। आपकी बेटी और दामाद ने तो आपको किडनी देने से मना कर दिया है। अब अगर हमें कोई किडनी देने के लिए मिल जाए तो हम जल्दी ही ऑपरेशन शुरू कर देंगे। ममता को यह सुनकर बहुत ही गहरा सदमा पहुंचता है। वो रोने लगती है और सोचती है, मैंने अपने दामाद और बेटी के लिए इतना कुछ किया कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और आज उन्होंने ही मुझसे मुंह फेर लिया। अब यहाँ मेरा अपना है ही कौन? भगवान, मुझे जल्दी अपने पास बुला ले। तभी अभय और उसका पूरा परिवार भागते भागते अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ? उनकी हालत कैसी है? फिर डॉक्टर सारी बात अभय को बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अभय, तुम्हारी माँ के बचने की बहुत कम उम्मीद है। अगर किडनी जल्दी मिल जाएगी तो हम उन्हें बचाने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि वो और कितने दिन जिंदा रह पाएंगी। ये सुनकर कल्पना बोलती है, डॉक्टर साहब, इसमें देर क्यों करनी है? आप मेरी किडनी ले लीजिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब,
मैं भी अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। आप सारे टेस्ट शुरू कर दीजिए। ये बात सुनकर नेहा और नरेश घबरा जाते हैं। नेहा नरेश आपस में बात करते हैं। अरे सुनिए, जो आपको पता है, अभय भैया और कल्पना भाभी अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या अगर ऐसा हो गया तो कहीं तुम्हारी माँ उन्हें सारी जायदाद ना दे दे। हमें जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी सारी मेहनत में मिट्टी मिल जाएगी। नेहा और नरेश अभय को समझाने लगते हैं। भैया, ये सब दिखावा तुम क्यों कर रहे हो? ये सब मुझे अच्छे से पता है। तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, जायदाद में हिस्सा तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा भैया। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये दिखावा करना छोड़ दो अब। माँ तो वैसे भी 2 पल की मेहमान है, आज है तो कल न रहे। अभय अपनी माँ के प्रति अपनी बहन नेहा के मुंह से ये बात सुनकर उसका पारा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। चुप हो जा बेशरम। मेरे लिए तो तुम्हारे मन में क्या है ये मैं जानता हूँ, पर तू अपनी माँ के लिए ऐसी बातें बोल कैसे सकती है? क्या इसी दिन के लिए माँ ने तुझे पाला था कि जब उन्हें जरूरत पड़े तो तू उनके साथ ऐसा सुलूक करेगी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद को उनकी बेटी बोलते हुए। उसके बाद अभय और कल्पना के टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाते हैं। डॉक्टर अभय और नेहा को अपने कमरे में बुलाता है। अभय, तुम दोनों के टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। अभय, तुम अपनी माँ को किडनी दे सकते हो, पर एक बार फिर सोच लो अभय, क्योंकि तुम्हारी माँ के बचने की उम्मीद बहुत कम है। क्या तुम फिर भी ये जोखिम लेना चाहते हो? डॉक्टर साहब, वो मेरी माँ है। इतने साल उन्होंने मुझे पाला है। उम्मीद कम हो या ज्यादा, मैं अपनी माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं रखूंगा। आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है अभय। उसके बाद डॉक्टर फिर से ममता जी के पास जाते हैं और ममता को सारी बात बताते हैं। ममता जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा बेटा मिला है। उसने एक बार में ही अपनी किडनी देने के लिए हाँ कर दी है। अब जल्दी ही हम आपका ऑपरेशन शुरू कर देंगे। क्या मेरे अभय ने किडनी देने के लिए हाँ कर दी है? ममता ये सुनकर बहुत खुश होती है और मन ही मन बहुत शर्मिंदा भी होती है। तभी अभय का बेटा पिंटू और बेटी पिंकी वहां पर आते हैं। आप कैसी हैं दादी? ये लीजिए, मैं आज मम्मी के साथ मंदिर गया था। मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। ये मंदिर के फूल हैं। आप इन्हें अपने पास रखिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ दादी, और मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ, आप इसे खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उन दोनों का प्यार देखकर ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचती है, मैंने इन बच्चों के साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये मेरी कितनी परवाह करते हैं। जब मेरा समय था इनकी परवाह करने का, तब मैं गैरों को खुश करने में लगी थी। कल्पना भी ममता का ध्यान रखती है। वो हर दिन ममता के लिए खाना बना कर लाती है। ये लीजिए माँ जी, ये घर का खाना है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप इसे खा लीजिए। कुछ समय बाद डॉक्टर अभय को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। कुछ घंटों बाद किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो जाता है। फिर ट्रांसप्लांट के अगले दिन ममता होश में आती है। ममता जी, अगर सही वक्त पर अभय आपको किडनी नहीं देता ना, तो आपका बच पाना बहुत मुश्किल था, पर अभय और उसके परिवार की वजह से अब आप बिल्कुल ठीक हैं। माँ, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप खतरे से बाहर हैं। जल्दी हम आपको घर लेकर चलेंगे। क्या नेहा और नरेश नहीं आए मुझे देखने? आपकी बेटी और दामाद आपको मरने के लिए छोड़ गए थे। आपकी बहू और पोता पोती ही सारी रात आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब सुनकर ममता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो भिलक भिलक कर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुन उसके बहू और पोता पोती अंदर आ जाते हैं। सभी ने ममता को ठीक देखकर चैन की सांस ली। माँ जी, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? आप ठीक तो है ना? नहीं बहू, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ये पहली बार था जब ममता ने कल्पना को बहू कहकर पुकारा था। तभी अभय अपनी माँ की ओर बढ़ा। अपनी माँ का रोता देख अभय ने उन्हें चुप कराया। माँ, रो क्यों रही हो? हम सब है ना तुम्हारे पास, सब ठीक है, आप रोइए मत। बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। मैंने तेरे साथ हमेशा बहुत बुरा सुलूक किया। मैंने कभी तुम्हें अपना नहीं समझा, हमेशा परायों जैसा व्यवहार किया। पर तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सभी मेरे अपने हो। माँ, मैं तेरे मुंह से बेटा शब्द सुने। कल्पना के माता पिता से मिल रही थी। राधे राधे समधम जी, कैसी हैं आप? हम दोनों कल्पना के माता पिता हैं। नमस्ते समधन जी, खा पी तो रही है ना आप? आपको कहीं दर्द तो नहीं है ना? नमस्ते, आप दोनों यहाँ? कल्पना ने हमें बताया कि आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए हम दोनों आपका हाल चाल लेने आ गए। बस आपके बेटी और दामाद किसी चीज की कमी ही महसूस ही नहीं होने दे रहे हैं। मुझे तो लगता है मैं बहुत जल्द चलने लगूंगी। आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अपने नाना नानी को देखकर बच्चे भागे चले आते हैं और केशव और सरस्वती उनकी बहुत दुलार करते हैं। अरे
मेरे बच्चों, आ जाओ नानी के पास। नानी तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाई है। सरस्वती उन्हें चॉकलेट देती है और तभी केशव बोलते हैं, अरे बच्चों, सारा प्यार नानी को ही दोगे? नाना जी भी तुम्हारे लिए गांव से लड्डू लेकर आए हैं। नाना के पास आओ, ये लो लड्डू। बच्चे नाना के पास जाते हैं। उनका ऐसा प्यार देखकर ममता को बहुत शर्मिंदगी। तुम दोनों का ये नाटक अब मेरे सामने नहीं चलने वाला। तुम दोनों ने मिलकर हमेशा मुझे मेरे बेटे से दूर रखा, मुझे उनके खिलाफ भड़काया। मैंने तुम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम दोनों पीठ दिखाकर भाग गए। और जिस बेटे को मैंने पराया कर दिया, जिस बहू को मैंने कभी बहू का दर्जा नहीं दिया, आज उन्हीं दोनों ने मुझे सहारा दिया। जिन लोगों को मैंने गरीब समझकर अपमान किया, उन्होंने मेरी देखभाल की। और सबसे जरूरी, मेरे पोते पोती, जिन्हें मैंने कभी दादी का प्यार नहीं दिया। तुम दोनों की बातों में आकर मैंने उन्हें भी बहुत दुख दिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, पर अब और नहीं। तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमने तो हमेशा आपका ध्यान रखा है। जरूर इन लोगों ने ही आपको भड़काया होगा। ये तो बस आपकी जायदाद पर नजर टिकाए बैठे हैं। अब तुम लोगों को नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे थे और मैं सड़क पर आ जाती। अब निकल जाओ तुम सब यहाँ से। नेहा, नरेश और उनके बच्चे वहां से चले जाते हैं। तभी ममता खांसने लगती है। कल्पना भागकर उनके लिए पानी लाती है। माँ जी, आप बैठिए, थोड़ा पानी पीजिए। इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। आपको भी आराम की जरूरत है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम लोगों को समझने में बहुत देर कर दी। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया है। मुझे तुम सब माफ कर दो। माँ जी, आप ये सब अभी मत सोचिए। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप हमारी बड़ी हैं। आपका गुस्सा करना भी जायज था। बस अभी आप कमरे में चलिए और आराम कीजिए। अभय और कल्पना उन्हें कमरे में ले जाते हैं और वहाँ ममता बोलती है, बेटा, अब मैं तुम दोनों से थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। तुम दोनों यहाँ इसी घर में मेरे साथ रहो। मैं अब अपने पोते पोती के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं उन्हें दादी का प्यार देना चाहती हूँ। तुम अपना व्यापार यहीं से शुरू करो। आप जैसा चाहती हैं माँ, अब वैसा ही होगा। दोनों बच्चे भागकर दादी के पास आकर बैठते हैं। कुछ समय बाद ममता अपने घर के आंगन में बच्चों के साथ खेलती है, उन्हें चॉकलेट देती है, उनके साथ बाहर घूमने जाती है और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर हंसता है। सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।